ओके, अल्पकालिक, दीर्घकालिक। अल्पकालिक मतलब 364 डेज और 1 साल से कम का समय, लेस देन 1 ईयर। दीर्घकालिक में 365 डेज और मोर देन 1 ईयर। ये हमारा टाइम पीरियड था बांटने का। जो अल्पकालिक बाजार होता है उसको कहते हैं मुद्रा बाजार और दीर्घकालिक को कहते हैं पूंजी बाजार। इस टॉपिक हेड में इसको 2 भागों में बांटा गया है, असंगठित बाजार, असंगठित मुद्रा बाजार और संगठित मुद्रा बाजार। इस टॉपिक को हमने कवर कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है संगठित मुद्रा बाजार। ठीक है ना। पिछले टॉपिक से रिलेटेड अगर बच्चे कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार का। चलिए फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। आपने पढ़ा था कि जो भारतीय मुद्रा बाजार है वो 2 कमेटियां आगे पहले बनी थी, चक्रवर्ती कमेटी, ओके, और दूसरी थी वाघुल कमेटी। ठीक है। संगठित असंगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत जो गैर बैंकिंग बिचौलिए होते हैं उनकी बात आपने कर ली थी। इसके बाद देसी बैंकर और साहूकार। अब हमें बात करनी है जो संगठित मुद्रा बाजार है। तो संगठित मुद्रा बाजार 1980s के आसपास से भारत में डेवलप हुआ और बेसिकली 8 टाइप्स हैं संगठित मुद्रा बाजार के। 8 प्रकार के संगठित मुद्रा बाजार हैं जो काम करते हैं। ओके, संगठित मुद्रा बाजार को समझने के लिए ये 8 टाइप्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला है कॉल मनी मार्केट, इसको हिंदी में कहते हैं कॉल मुद्रा बाजार। ओके, फिर है ट्रेजरी बिल मार्केट। ट्रेजरी बिल को आप हिंदी में भी ट्रेजरी बिल ही कहेंगे, ट्रेजरी बिल कहेंगे। कॉमर्शियल बिल मार्केट, इसको आप हिंदी में कहेंगे वाणिज्यिक बिल। कॉमर्शियल पेपर, वाणिज्यिक प्रपत्र। फिर है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसको हिंदी में कहते हैं जमा प्रमाण, जमा प्रमाण। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, इसको हिंदी में भी म्यूचुअल ही कहते हैं। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो। कैश मैनेजमेंट बिल, नगद प्रबंधन बिल। ओके, CMB कहते हैं। तो ये टोटल हमारे 8 टाइप्स के मार्केट हैं जिनकी हमें एक एक करके अब हम चर्चा करेंगे मुद्रा बाजार के अंतर्गत। तो सबसे पहले काल मुद्रा बाजार, काल मनी मार्केट। यह अति अल्प अवधि का बाजार होता है, बहुत शॉर्ट टर्म मार्केट होता है। इसे ओवरनाइट मार्केट भी कहते हैं, जिसमें एक दिन से कुछ दिन तक के लिए धन का लेन देन किया जाता है। या तो वो 24 घंटे के लिए लेन देन होगा या फिर कुछ दिन, 1-2-3 दिन के लिए भी हो सकता है, 48 घंटे 72 घंटे के लिए भी लेन देन हो सकता है। इसको ओवरनाइट मार्केट भी कहते हैं। इस बाजार में कोई भी प्रतिभूति देय नहीं होती है, मतलब इस बाजार में मार्केट में जब कोई भी पैसा उठाता है तो उसको कोई भी प्रतिभूति देनी रखनी नहीं पड़ती। किंतु ऋणदाता जब भी पैसा मांगेगा तो जो जिसने भी लेनदार है, जिसने लिया है, उसको ऋण तुरंत लौटाना आवश्यक हो जाता है। इसका मतलब क्या है? रिपेएबल ऑन कॉल, मांगने पर शोधनीय होता है। जब मांगा जाएगा तो तुरंत जो कॉल मनी मार्केट से पैसा लिया जाता है उसको तुरंत से लौटाना होता है। इस बाजार में जो उधारी दर है वो ब्याज दर पहले से निर्धारित नहीं होती है, ठीक है ना। वो मुद्रा की मांग और मुद्रा की आपूर्ति के आधार पर ही तय
की जाती है। इस बाजार की दर अर्थव्यवस्था में तरलता की सूचक होती है। जैसा मार्केट में पैसा उपलब्ध होगा वैसा ही ब्याज दर या उधारी दर यहां पर निर्धारित की जाएगी। इसमें मुख्यतः बैंक और वित्तीय संस्थाएं आपस में लेन देन करती हैं। इसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक एवं सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स इस बाजार में आवंटित करने के साथ साथ ऋण भी लेते हैं। ये लोग ऋण देते भी हैं, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये ऋण देते भी हैं और ऋण लेते भी हैं। लेकिन जबकि LIC, GIC, UTI, IDBI और नाबार्ड इस बाजार में सिर्फ ऋण आवंटनकर्ता का कार्य करते हैं। मतलब कि ऋण आवंटित तो करते हैं लेकिन ये लेने का काम नहीं करते। इज दैट क्लियर? तो ये है आपका कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट में जो भी लेन देन होता है उसको अंतर बैंक कॉल मुद्रा बाजार भी कहा जाता है। ओवरनाइट बाजार के साथ साथ क्या कहा जाता है? अंतर बैंक कॉल मुद्रा बाजार भी कहा जाता है। इस बाजार के ऋण के ब्याज दर का आधार वैसे RBI के द्वारा घोषित रेपो रेट होता है, किंतु यह ऊंचा नीचा हो सकता है क्योंकि यह बाजार में धन की मांग और आपूर्ति पर, जैसा कि ऊपर बताया, निर्भर करता है। ये जो रेट है वो तय करने के लिए जैसे मिबोर, ठीक है ना, और मोबिड और लिबोर, ये कुछ हैं जो इस तरह के रेट्स को तय करते हैं। मिबोर का मतलब है मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। ये लोन देने वाले जो जब ज्यादा होते हैं, जबकि मार्केट में पैसा बहुत लिक्विडिटी में होता है और लोन देने वाले ज्यादा हैं, तो इसके रेट को फॉलो किया जा सकता है। मोबिड, मुंबई इंटरबैंक बिड रेट, ये जब लोन लेने वाले अधिक होते हैं तो बिड लगाई जाती है। जो अच्छे रेट पे पैसा लेने के लिए तैयार हो जाएगा उसी को पैसा दे दिया जाएगा। लिबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, ये जो है लंदन बेस्ड जो कॉल मनी मार्केट होती है उस पे ये रेट को फिक्स करते हैं। तो लिबोर, मोबिड और मिबोर को याद रखना है आपको। दूसरा है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल बाजार सरकार द्वारा जारी विनिमय प्रपत्र जिसका उद्देश्य सरकार द्वारा धन लेना होता है। ट्रेजरी बिल के माध्यम से कौन लेता है? सरकार पैसा लेती है। और कॉल मनी मार्केट से कौन पैसा ले रहा था? वित्तीय संस्थाएं या बैंक, इस तरीके की जो संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं, वो पैसे का लेन देन करती हैं। सरकार द्वारा अल्पकालिक ऋण के उद्देश्य से ट्रेजरी बिल्स को जारी किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, किसके लिए? अल्पकालिक। अगर सरकार को कोई अल्पकालिक ऋण लेना जरूरी पड़ जाता है तो उसको क्या करता है? RBI उसके लिए ट्रेजरी बिल जारी करती है। अर्थात इनका इस्तेमाल सरकार द्वारा अपनी लघु अवधि की धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। यह बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को छोटी अवधि का निवेश का मौका देती है। ठीक है ना, कि छोटी अवधि में आप ये निवेश कर सकते हैं। बैंक इसे अपने पास SLR के स्तरों को विनियमित करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे SLR आपको पता है कि RBI के अंतर्गत रखा जाता है और ये बैंकों को रखना पड़ता है। बैंक्स इसमें अपना कुछ हिस्सा, जैसे लगभग 4% पैसा SLR के अंतर्गत रखते हैं, फिक्स कर देते हैं RBI के अंतर्गत, ताकि कोई जोखिम आए तो RBI इसको अपने पास फिक्स के रूप में रखता है। तो बैंक इसे अपने पास अब बैंक अपने SLR के मेंटेन करने के लिए भी इनमें जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं उनको उनमें निवेश कर देते हैं। भारत में ट्रेजरी बिल दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य और दूसरा एडॉक, जनरल और एडॉक। तदर्थ सामान्य ट्रेजरी बिल ऐसे होते हैं कि इनकी बिक्री किसी को भी की जा सकती है, आप किसी को भी इसे बेच सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये बैंक इन्हें खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक फिक्स पैसा मिल जाता है और गारंटीड पैसा होता है। भाई सरकार से बड़ी गारंटी और कौन देगा? ठीक है ना। तो जो सामान्य ट्रेजरी बिल होते हैं इनके सबसे बड़े खरीदार कौन है? बैंक्स हैं। बैंकों की वैधानिक तरलता अनुपात संबंधी आवश्यकता के लिए, और इसी बहाने वो अपने SLR को भी मेंटेन कर लेते हैं। भाई पैसा उनको लगाना ही है, उनको बचत भी अच्छी हो जाती है, उनको रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है और उनका SLR भी मेंटेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि SLR के अंतर्गत कुछ भी रखा जा सकता है, कैश, गोल्ड, ट्रेजरी बिल्स, ये सारे SLR के अंतर्गत कोई भी बैंक रख सकती है। सिर्फ पैसा रखना पड़े ऐसा नहीं है, कैश भी रख सकती है, गोल्ड भी रख सकती है और ट्रेजरी बिल्स भी SLR में रख सकती है। इसलिए ट्रेजरी बिल एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है बैंक्स के लिए। जबकि जो एडॉक ट्रेजरी बिल्स होती हैं इनकी बिक्री केवल राज्य सरकारों को या अर्धशासकीय विभागों को या विदेशी केंद्रीय बैंकों के द्वारा की जाती है, जो एडॉक ट्रेजरी बिल्स होते हैं।
अगर कोई खरीदार ना मिले तो फिर आरबीआई को इसे खरीदना पड़ेगा। आरबीआई के ऋण लेने से नया पैसा मार्केट में आ जाता है जो मुद्रास्फीति का कारण बनता है। हालांकि वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है, यानी कि जो एडॉक ट्रेजरी बिल्स हैं इनको वर्तमान में ये फंक्शनल नहीं है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल बिल मार्केट। मुद्रा बाजार में इसका प्रचलन 1990s में आया है। इसका इस्तेमाल भारतीय जो वित्तीय संस्थान हैं या जो बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, एनबीएफसीज हैं, उनके द्वारा और म्यूचुअल फंड्स की कंपनियों के द्वारा किया जाता है। व्यापारिक बिलों को विनिमय विपत्र बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। कॉमर्शियल बिल मार्केट को जो प्रपत्र होता है ये, इसे बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। विनिमय प्रपत्र एक पराक्रम यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बिल को स्वीकार करने वाला बिल को लिखने वाले आहर्ता के निर्देश पर एक निश्चित राशि एक निश्चित अवधि के बाद बिना शर्त भुगतान करने को स्वीकार कर लेता है। ठीक है ना, कि एक ये निश्चित राशि आपको एक निश्चित समय पर भुगतान कर दी जाएगी बिना कोई ऑब्जेक्शन के, बिना कोई शर्त के। बिल का भुगतान करने वाला अदाता जब चाहे बिल बैंक से बट्टा करा सकता है। मतलब कि जिसने ये प्रपत्र खरीदा है कमर्शियल बिल, वो जब भी चाहे, जिसने उसका पैसा पे किया है, वो बैंक से उसको कैश करा सकता है। बट्टा का मतलब कैश करा सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन रहता है। चौथा है कॉमर्शियल पेपर। संगठित मुद्रा बाजार में 1990 से इसका प्रयोग प्रारंभ हुआ है। कॉमर्शियल वाली वाणिज्यिक प्रपत्र का कॉर्पोरेट्स एक्सपर्ट्स के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कंपनियां करती हैं, कॉर्पोरेट्स करते हैं, अल्पावधि ऋण के लिए करते हैं। ठीक है ना, 7 दिन से 6 महीने की परिपक्वता अवधि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कॉमर्शियल पेपर का। उसी फर्म द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो। ध्यान रखिए, कहां हो? स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, जिसकी कार्यकारी पूंजी वर्किंग कैपिटल 5 करोड़ रुपए से कम ना हो। इसे जारी करने वाली कंपनियों को आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी साख श्रेणी यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से साख प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होता है। मतलब जो भी कंपनी कॉमर्शियल बिल में शामिल होती है, तो एक स्टॉक एक्सचेंज में उसको सूचीबद्ध होना चाहिए, उसकी कार्यकारिणी वर्किंग कैपिटल 5 करोड़ रुपए से कम ना हो, और उसे किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से एक क्रेडिट प्रमाण पत्र भी यानी कि लेना पड़ेगा। ये होता है कॉमर्शियल पेपर। जस्ट लाइक प्रॉमिस नोट्स, इसको आप क्या कह सकते हैं? प्रॉमिस नोट्स। चूंकि यह प्रतिभूति रहित है, इसलिए सिलेक्टेड कंपनीज द्वारा प्रयोग किया जाता है। कमर्शियल पेपर का दायित्व केवल निर्गतक का होता है, केवल निर्गतक का होता है। निवेशक सहभागिता के विस्तार के उद्देश्य से सेबी द्वारा अक्टूबर 2019 में वाणिज्यिक पत्रों को सूचीबद्ध होने में होने की अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है ना। फिर बात करते हैं जमा प्रमाण पत्र की। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसे वर्ष 1989 में यह प्रचलन में आया है। यह विपणन यानी कि ट्रेडेबल होता है, विपणन योग्य होता है, जो एक निश्चित अवधि के लिए सावधि जमा के स्वामित्व को प्रदर्शित करता है। यह सावधि जमा बैंक के पास होती है। ये जो सावधि जमा होती है ये बैंक के पास रखी होती है, अर्थात इसका प्रयोग भारत के बैंकों के द्वारा तात्कालिक धन की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है इसका बेसिकली प्रयोग कौन करता है? बैंक करते हैं। बैंक इसे अपने ग्राहकों को अधिसूचित अवधि के लिए जारी करते हैं। ओके, अब अगर आप देखेंगे तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये एफडी से भिन्न होता है, अलग होता है। एक एफडी होती है जो आप कराते हैं बैंक में, जो निश्चित समय के लिए फिक्स डिपॉजिट। जब बैंकिंग पढ़ेंगे तो आप समझेंगे, और कुछ लोगों ने एफडी के बारे में सुन रखा होगा। तो जो फिक्स डिपॉजिट होता है उससे सीडी भिन्न है और बेहतर है। क्यों? क्योंकि सीडी विपणन योग्य होता है, ट्रेडेबल होता है, जबकि एफडी फिक्स होता है, वो विपणन योग्य नहीं होता है। सीडी को बाजार में ट्रेड किया जा सकता है। वर्ष 1993 में आरबीआई द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों को भी इसकी अनुमति दे दी गई है। इन संस्थानों द्वारा जारी की गई सीडी की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से 3 वर्ष की होती है। वहीं बैंक इसे 364 डेज के लिए जारी करते हैं। ओके, अब बात करते हैं मुद्रा बाजार में म्यूचुअल फंड्स की। मुद्रा बाजार में म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आप सभी सुनते होंगे, बहुत एडवर्टीजमेंट आता है। इसका बेसिक नाम
म्यूचुअल फंड ही है और इसे 1992 से स्टार्ट किया गया था। बेसिकली छोटी छोटी लोगों की जो छोटी अवधि की बचतें होती हैं, ठीक है ना, उनको कलेक्ट करके और लघु निवेश की जो छोटा निवेश होता है उसके उद्देश्य से लोग अपना निवेश कर सके छोटे छोटे मतलब राशि में, उसके लिए म्यूचुअल फंड्स बेसिकली काम करते हैं। इसके द्वारा छोटे निवेशकों को बाजार में लाने का रास्ता तैयार होता है, यानी कि इससे बाजार का विस्तार किया जाता है। ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो छोटे छोटे निवेशकों से धन एकत्रित करके बड़ी राशि के रूप में व्यय करती हैं, वो म्यूचुअल फंड्स का काम करती हैं। प्रारंभ में सिर्फ कुछ सार्वजनिक बैंकों के जो क्षेत्र के जो बैंक हैं उनके द्वारा और यूटीआई को ही, यूटीआई यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई को ही इसमें प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन इसके नियम और कानूनों को कई बार बदला गया है। इसमें वर्तमान में निजी क्षेत्र की बेहतर वित्तीय स्थिति वाली बैंकें और वित्तीय संस्थान भी इसमें प्रवेश अब कर गए हैं म्यूचुअल फंड्स में। मार्च 2000 के बाद इसके नियमन या रेगुलेशन या विनियमन का जिम्मा आरबीआई के साथ साथ सेबी को भी दे दिया गया है। ओके, ये बात हो गई म्यूचुअल फंड्स की। अब बात करते हैं रेपो रेट और प्रतिवर्ती यानी कि रिवर्स रेपो की। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 1992 में रेपो रेट तथा वर्ष 1996 से प्रतिवर्ती रेपो रेट को परिचालित किया गया। देखिए जितनी भी चीजें हैं सब 1991 का जो एलपीजी रिफॉर्म था उसी के बाद से बेसिक ये कंसेप्ट शुरू होते हैं। मुद्रा बाजार में इन संगठकों का उपयोग वे सभी निकाय करते हैं जो किसी अन्य संगठकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसकी ब्याज दर अन्य संगठकों की अपेक्षा कम होती है। रेपो एवं प्रतिवर्ती यानी कि रिवर्स रेपो ब्याज दरों की घोषणा आरबीआई के द्वारा की जाती है। जैसे आपने करंट में पढ़ा था, आरबीआई की अभी मौद्रिक नीति आई है, मौद्रिक नीति में उन्होंने रेपो रेट और रिवर्स रेपो को घोषित किया है। तो बस ये रेपो और रिवर्स रेपो यही होता है। अब रेपो के अंतर्गत क्या होता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्या होता है? देखिए रेपो रेट के अंतर्गत बैंक और संस्थान आरबीआई से छोटी अवधि के लिए उधार पैसा लेते हैं। मतलब क्या हो गया कि रेपो रेट के अंतर्गत ये वैसा रेट होता है जिस दर पर बैंक या कोई वित्तीय संस्थान आरबीआई से छोटी या लघु अवधि के लिए पैसा ले लेता है। जबकि प्रतिवर्ती क्या होगा, जस्ट अपोजिट, कि बैंक और वित्तीय संस्थानों से आरबीआई छोटी अवधि के लिए ऋण लेता है। मतलब कि बैंक और वित्तीय संस्थान आरबीआई को छोटे समय के लिए पैसा देते हैं, अर्थात आरबीआई से सरकारी प्रतिभूति की खरीद करते हैं, उसकी दर होती है रिवर्स रेपो। ठीक है ना, मतलब कि रेपो रेट पर बैंक और संस्थान पैसा लेंगे आरबीआई से, और प्रतिवर्ती रेपो पर यानी कि रिवर्स रेपो पर बैंक और वित्तीय संस्थान पैसा देंगे ऋण के रूप में आरबीआई को। ठीक है, रिवर्स रेपो में बैंक और वित्तीय संस्थान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करते हैं। वास्तव में यहां आरबीआई बैंक और वित्तीय संस्थानों से उधार लेता है। रेपो और रिवर्स रेपो का प्रावधान अर्थव्यवस्था में नकदी की समानता और तरलता को बनाए रखने के लिए किया जाता है, लिक्विडिटी जिसको आप कहते हैं, और इसका प्रयोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। मान लीजिए रेपो क्या होता है, जिस पर बैंक और वित्तीय संस्थान यानी बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, ठीक है ना, और रिवर्स रेपो क्या होता है कि आरबीआई पैसा लेता है बैंकों से। अगर भारत सरकार क्या करे कि रिवर्स रेपो का रेट बढ़ा दे तो बैंक क्या करेंगे, अपना पैसा डालना शुरू कर देंगे आरबीआई के पास। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया रिवर्स रेपो से। तो जो इन्फ्लेशन में जो लिक्विडिटी है मार्केट में पैसे की, और पैसे की जो वैल्यू कमजोर हुई थी, तो आरबीआई से क्या करेगा, मार्केट से पैसा खींच लेता है। तो आप ऐसे समझिए कि रेपो और रिवर्स रेपो को टूल के रूप में भी यूज करते हैं बैंक में, इन्फ्लेशन को ऊपर नीचे रखने में या लिक्विडिटी को मेंटेन करने में। ओके, हाल के समय में यह प्रावधान मौद्रिक नीति एवं रणनीतिक प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट और आठवां और आखिरी है हमारे पास नगद प्रबंधन बिल, कैश मैनेजमेंट बिल। 2009 में इस संगठन को शुरू किया गया, 2010-11 में इसका परिचालन प्रारंभ हो गया। इसकी घोषणा केंद्र सरकार की तात्कालिक धन की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। मतलब कि अगर भारत सरकार के पास अर्जेंट में कोई धन की कमी हो जाए तो उसको पूरा करने के लिए कैश मैनेजमेंट बिल को शुरू किया गया था। नगद प्रबंधन बिल मुद्रा बाजार का एक और गैर मानक नॉन स्टैंडर्ड तथा
पुनर्कटौती डिस्काउंट वाला घटक है जिसे 91 दिनों की कम की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किया जाता है। डिस्काउंट इट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, इसको तो आप छोड़ दीजिए। इट को आप हटा दीजिए यहां से। डिस्काउंट, मैं फिर से बताता हूं, ये मिसप्रिंट हो गया है। इट, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, DFHI, ये भी एक संस्था है मुद्रा बाजार से जुड़ी, जिसके बारे में आपको समझना है कि DFHI की स्थापना 1988 में RBI द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं सरकारी वित्तीय निवेश संस्थानों जैसे LIC, GIC, UTI के साथ मिलकर एक संयुक्त उपक्रम के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों को डिस्काउंट तथा रीडिस्काउंट की सुविधा उपलब्ध कराता है। ओके, तो ये है DFHI, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं भारतीय पूंजी बाजार की। भारतीय पूंजी बाजार, इसको कैसे समझेंगे? देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में आप जानते हैं औद्योगिक जो समाज होता है उसको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो पैसे की जरूरत, एक तो आपने अभी पढ़ा कि मुद्रा बाजार से लेके वो पैसे को कंप्लीट कर लेता है, लेकिन अगर किसी भी बाजार को, अर्थव्यवस्था को आगे तक चलना है तो उसके पास पूंजी होनी चाहिए, यानी कि दीर्घकालिक वित्तीय बाजार की आवश्यकता होती है। सॉरी, दीर्घकालिक वित्तीय बाजार की आवश्यकता होती है। और यही दीर्घकालिक वित्तीय बाजार क्या है? पूंजी बाजार, यानी कि कैपिटल मार्केट। इस कैपिटल मार्केट से कम से कम 365 दिन या अधिक अवधि के लिए धन जुटाया जाता है। ठीक है, अब ऐसे समझिए, मान लीजिए अगर किसी देश में सुव्यवस्थित मुद्रा बाजार नहीं है, तो उत्पादक संपत्तियों का निर्माण कैसे होगा? कटना कठिन हो जाएगा। उत्पादक जो संपत्तियां हैं, मशीन, इंडस्ट्री, इनका फिर निर्माण कैसे होगा? तो उत्पादक संपत्तियों का निर्माण टफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बैंक, इस जो पहली पूंजी है, मतलब शुरुआत है अगर इसमें, तो पहले तो आप बैंकिंग को इससे समझ सकते हैं कि बैंक पहले चरण में तो पैसा उपलब्ध करा देता है। तो जो बैंक होते हैं वो इस पूंजी बाजार के, मतलब कि जो पूंजी बाजार है उसके पहले चरण है, फर्स्ट स्टेप में बैंक है, ऐसा आप कह सकते हैं। जो बैंक हैं वो क्या है? ये पहले चरण है किसी भी पूंजी बाजार के। ठीक है, आगे आके क्या हुआ कि जब निवेश, जैसे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी निवेश बढ़ना शुरू हुआ। इसके अलावा बीमा है, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, उसके थ्रू भी निवेश शुरू हुआ। ठीक है ना, तो अब ये इंडस्ट्री भी इसमें, भारतीय जो पूंजी बाजार है उसमें आ गई है। आने वाले समय में अब ये बीमा, म्यूचुअल फंड्स, ये भी निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए अब अगर हमारे पास एक उन्नतशील पूंजी बाजार नहीं होगा तो फिर हमारी देश की अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं बन पाएगी। इसका अर्थ है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, विकास को आगे लाना है, तो एक उन्नतशील पूंजी बाजार की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना, इसके अलावा हालांकि भारत का जो पूंजी बाजार है वो क्या है? बेहतर है और उन्नत भी है। बेहतर भी है और उन्नत भी है।
जब भारत ने उद्योग, जब आप देखते हैं कि जब भारत आजाद हुआ और आजादी के बाद बेसिकली द्वितीय पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान से हमने उद्योगों को इंजन बनाया, अपना उद्योग को हमने भारत के विकास का इंजन बनाया और कहा कि ये अर्थव्यवस्था का मुख्य संचालक यही है। अर्थव्यवस्था का मुख्य संचालन किससे होगा? इन्हीं से होगा। इसी को मुख्य संचालन शक्ति चुन लिया गया, किसको? उद्योगों को। तो उसके बाद पहली चुनौती ये थी कि जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं उनका विस्तार कैसे किया जाए, उद्योगों का विस्तार कैसे हो, और इसके लिए दीर्घकालिक कोष जुटाना था, दीर्घकालिक फंडिंग की व्यवस्था करनी थी। क्योंकि आजादी के बाद आपने देखा था, आजादी के समय से ही भारत में जो बैंकिंग प्रणाली थी वो अंग्रेजों के हाथ में थी। तो आजादी के बाद भारत का बैंकिंग सिस्टम बहुत छोटा था और कमजोर था। ऐसे में हमें भारत में एक बढ़िया पूंजी बाजार या बड़े पूंजी बाजार की आवश्यकता थी, ताकि अर्थव्यवस्था के मुख्य संचालन के घटक के रूप में उद्योगों को आगे बढ़ाया जा सके। इसीलिए आजादी के बाद भारत सरकार ने वित्तीय संस्थान बनाए, गठित किए और उनसे भारतीय पूंजी बाजार को आगे बढ़ाया। कौन कौन से? जैसे, ठीक है, देखिए, पहले वित्तीय संस्थान बनाए, ठीक है। दूसरे, बैंकिंग बनाया, बैंकिंग सिस्टम को सही किया, बैंकिंग। तीसरा, इंश्योरेंस, बीमा इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ठीक है। और चौथा आया प्रतिभूति बाजार, प्रतिभूति बाजार यानी कि सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है ना। वित्तीय संस्थान यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसमें अगर बात करें तो 4 प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए गए। एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, AIFI, ठीक है ना। फिर बनाया गया विशिष्ट वित्तीय संस्थान, इसको कहेंगे स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर एक बनाए गए निवेश संस्थान, जिनको कहेंगे आप इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। और फिर एक बनाए गए राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान। इनको कहा गया स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। अब सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग। ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। यहां से अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान क्या होते हैं और कैसे कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन 1948 में इनको बनाया गया। ये सार्वजनिक क्षेत्र की, लिखते जाइए, सार्वजनिक क्षेत्र की गैर बैंकिंग कंपनियां हैं, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हैं, यानी कि सूचीबद्ध हैं। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1948 में
बनाए गए। ये भारत सरकार ने यहां से काम करना शुरू हो गया। बेसिक इनका काम क्या है? उद्योगों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता देना, वित्तीय सहायता देना। ये बेसिकली ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का काम है। जैसे आप कह सकते हैं कि जीएमआर का कोई प्रोजेक्ट है, जीएमआर का मान लीजिए गोवा एयरपोर्ट बनाने का प्रोजेक्ट है, इसके लिए फंडिंग किसने की? एआईएफआई ने की। एग्जाम्पल है। इसके अलावा अडानी का मुंद्रा, जो मुंद्रा पोर्ट बना हुआ है, अडानी का मुंद्रा पोर्ट, इसकी फंडिंग किसने की? एआईएफआई ने की। तो बेसिकली एआईएफआई का काम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। दूसरा एआईएफआई संस्था कौन सी है? दूसरे नंबर पे आप पढ़िए, समझ सकते हैं कि आईसीआईसीआई, ठीक है ना, 1955 में इसको बनाया गया था आईसीआईसीआई को। आज जिसको आप बैंकिंग सेक्टर के रूप में देखते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आईसीआईसीआई 1995, ठीक है ना। इसका फुल नेम है, आईसीआईसीआई का फुल नेम क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई 1995 में इसको बनाया गया। इसको बेसिकली बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वर्ल्ड बैंक के कुछ और भारतीय उद्योगपतियों ने, भारतीय उद्योगपतियों ने इसको मिलके बनाया, इस संस्था को, आईसीआईसीआई को। ठीक है ना। और बेसिकली इसका काम क्या है कि ये भी उद्योगों को मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। और 1994 में आके ये बैंकिंग के रूप में काम करने लगा है। ओके। सो एक्चुअली आज लाइट का बहुत प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि सिस्टम बीच में ही ऑफ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं कितनी क्लास आपकी कवर हो जा पाती है। इसके बाद थर्ड है आईडीबीआई। आईडीबीआई भारतीय, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय औद्योगिक, लिखते जाइएगा, औद्योगिक विकास बैंक, इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इंडियन इंडस्ट्रियल औद्योगिक, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। ये एलआईसी की सब्सिडियरी है, इसको समझ लेना है। और 1964 में इसको बनाया गया है। इसकी सब्सिडियरी आईडीबीआई, एलआईसी की। नेक्स्ट है सिडबी। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1990s में इसको बनाया गया है। और यह जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं, एमएसएमईज हैं, उनको लोन देने का काम करती है। खासतौर से प्रमुख कंपनी है एमएसएमईज के वित्त पोषण की, सिडबी। ओके। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय लखनऊ यूपी में है, लखनऊ यूपी में है। ये सब याद रखिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं। 6 नंबर पे बात करते हैं आईआईबीआई की, और इसको 1997 में बनाया गया है। ठीक है ना। अब ये जितनी भी आपने अभी सब संस्थान पढ़े हैं, ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान हैं, पब्लिक सेक्टर के हैं, किंतु केवल आईसीआईसीआई ही है
जो प्राइवेट सेक्टर का है। ओके, अब चूंकि शेयर मार्केट आ गया है वर्तमान समय में, तो ये जितनी भी इंडस्ट्री मतलब काम है इन संस्थानों के, वो बहुत अब प्रासंगिक आज के समय में नहीं रह गए हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपनी कैपिटल मार्केट के लिए शेयर मार्केट का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसीलिए सरकार ने इनको डेवलपमेंट बैंक के रूप में आगे रखा है। अखिल भारतीय, खासतौर से आप इनको कह सकते हैं अखिल भारतीय ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक, AIDB इनको कहा जा सकता है। ओके, इसके बाद एक वर्ड आता है रिवर्स मर्जर। क्या आता है? रिवर्स मर्जर। इसको हम लोग नेक्स्ट, अभी जिसका पार्ट 2 बनाएंगे उस लेक्चर में पढ़ लेंगे, क्योंकि लाइट का बहुत प्रॉब्लम है और शायद लाइट अभी नहीं है, हो सकता है सिस्टम ऑफ हो जाए, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है ना, अपना मतलब नेक्स्ट लेक्चर नहीं, इसके पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। ठीक है ना, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही आएगी मैं आपके लिए जो है लाइव फिर से कर दूंगा। तो ये वीडियो या ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अगर इतने में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ लीजिएगा। बाकी अभी जब आप धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे तो यहाँ समझना है आपको रिवर्स मर्जर क्या होता है, ICICI में क्या मर्जर हुए, फिर जो और वित्तीय संस्थान है, नाबार्ड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, SIDBI के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद एक्जिम बैंक पढ़ना है आपको। ठीक है ना, अभी सिर्फ यही 4 ही वित्तीय संस्थान है जो काम कर रहे हैं, नाबार्ड, SIDBI, एक्जिम और नेशनल हाउसिंग बैंक। ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर हम लोग विशिष्ट वित्तीय संस्थान पढ़ेंगे ऑल इंडिया के बाद, तो जो दूसरा पॉइंट आपको चार्ट में बताया था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।